हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक का प्रिंसिपल है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आपका डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन मिस्टर गिब्स ने हमको बताई थी। एक साइंटिस्ट थे आपके, केमिकल साइंटिस्ट, जिनका नाम है गिब्स। तो उन्होंने एक इक्वेशन बताई थी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। होता क्या है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। फिजिबल का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर उसको स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो उसको कहते हैं फिजिबिलिटी, यानी रिएक्शन इजीली अकर हो सके। तो ये चीज़ हम बताएंगे कैसे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की हेल्प से। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी क्यों कहा हमने यहाँ पे, क्योंकि जो रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, और जो मेटलर्जी की प्रोसेस है उसमें भी हम बेसिकली क्या करते हैं, रिएक्शंस को ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस फिजिबल हैं या नहीं, ये चीज़ बताती है। और मेटलर्जी में भी हमारी केमिकल रिएक्शंस ही होती है। तो मेटलर्जी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में भी ये जो प्रिंसिपल है वो इन्फॉर्मेशन देगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें डेल्टा जी जो है वो होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे गिब्स साइंटिस्ट का नाम था, तो उनके नाम पे ही हमने इस एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स से बुलाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपका डेल्टा एच। डेल्टा एच आपका होता है चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी मतलब इनिशियली क्या एंथैल्पी थी और फाइनली क्या एंथैल्पी है, इन दोनों का चेंज। एंथैल्पी को हम एनर्जी के टर्म्स में भी कभी कभी बुलाते हैं। एनर्जी और एंथैल्पी दोनों एक ही चीज़ है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। कभी अगर कोई टीचर आपसे या कोई भी बंदा आपसे कहता है कि चेंज इन एनर्जी है डेल्टा एच, तो वो भी सही है। ठीक है, एनर्जी भी बोल सकते हैं और एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टी। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, सभी लोग जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है। नेक्स्ट है डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी। ये नया वर्ड है एंट्रोपी, क्लास 11th में वैसे पढ़ा दिया जाता है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें बेसिकली तीन चीज़ होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये तीन आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, ये है आपका सॉलिड, ये है गैस, ये लिक्विड और ये गैस। ऐसी एक केमिकल रिएक्शन है। ये केवल एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एंट्रोपी होता क्या है। तो एंट्रोपी का मतलब होता है, अगर हम सिंपल इसकी मीनिंग की बात करें तो एंट्रोपी का जो मीनिंग होता है वो होता है रैंडमनेस। क्या होता है, रैंडमनेस। ठीक है, रैंडमनेस का मतलब इधर उधर जो भागने की आपकी क्षमता है, रैंडमनेस, इधर उधर भागती है। आपको पता है जो गैसेस होती हैं ज़्यादातर इधर उधर भागती है जिगजैग वे में। ठीक है, कभी इधर गई, इधर इधर इधर, इस तरीके से गैसेस आपकी भागती हैं जिगजैग वे में। ठीक है, तो ये होती है रैंडमनेस। अब यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं एंट्रोपी का मतलब क्या बताने वाला हूँ। एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखी है मैंने, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। ए है आपका सॉलिड, बगल में लिख लीजिए यहाँ पे एस। बी के बगल में लिख लीजिए ये है आपका गैस, और सी है आपका लिक्विड, और डी है आपका गैस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये है आपका सी जो है लिक्विड। अगर सॉलिड है, रिएक्शन में आपका, आपके पास अगर सॉलिड या फिर लिक्विड, इन दो में से कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है, तो एंट्रोपी में आप सीधे सीधे लिख देंगे कि ए और सी की जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, ए और सी की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्यों होगी ज़ीरो, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड है।
बचा बी और सी, बी और डी, ये दोनों गैसेस फॉर्म में है, तो इन दोनों की एंट्रोपी आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूँ इस केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी कितनी है, तो आप मेरे को क्या बताएंगे? रिएक्टेंट साइड में देखेंगे कितना है, एक सॉलिड है एक गैस है, यानी कि टोटल रिएक्टेंट साइड में आपकी जो एंट्रोपी है वो है 1। सॉलिड का 0, गैस का 1, दोनों को ऐड कर देंगे 1। और प्रोडक्ट साइड में क्या है, लिक्विड का 0 और गैस का 1, यानी रिएक्टेंट साइड में भी 1 और प्रोडक्ट साइड में भी 1। तो चेंज इन एंट्रोपी जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई, रिएक्टेंट में भी 1 थी और प्रोडक्ट में भी 1, तो चेंज कितना हो जाएगा, 1 - 1 0। तो इस रिएक्शन के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है वो आ गया आपका 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंट्रोपी निकालते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू निकाल के दिखा देना, 0 आ जाएगी। लिक्विड और सॉलिड के लिए हम हमेशा 0 लेते हैं और गैसेस के लिए 1। तो बेसिकली केवल गैसेस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को ही देखा जाएगा एंट्रोपी निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हो गए थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसके। अब देखिए, अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आती है, ठीक है, तो कहेंगे कि जो आपकी रिएक्शन है वो फिजिबल है, यानी ऑटोमेटिक हो सकती है बिना किसी एनर्जी को इस्तेमाल किए, बिना हीट का इस्तेमाल किए या बिना कैटलिस्ट का इस्तेमाल किए। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, केवल तभी रिएक्शन फिजिबल होगी। नेक्स्ट, डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आ गई यानी कि पॉजिटिव, तो रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं होगी। अगर 0 आ गई तो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन आपकी फिजिबल है या नहीं। केवल डेल्टा जी की वैल्यू आपको देखनी है कि क्या आ रही है। यहाँ से आपको एच गिवन होगा, टी गिवन होगा, डेल्टा एस आप निकाल लेंगे, जैसे मैंने भी आपको निकाल के दिखाया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, और जी की वैल्यू फाइनली आप फाइंड आउट कर लेंगे इन तीनों की हेल्प से। अगर जी आपका नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन फिजिबल, अगर जी पॉजिटिव आया तो रिएक्शन नॉट फिजिबल, अगर जी 0 आया तो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, इसमें बस इतना सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है आपका एलिंगम डायग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम होता क्या है? एलिंगम डायग्राम आपका, इसका मतलब है कि हम एक ग्राफ बनाएंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे किसमें, डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में। डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में जो भी ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को हम कहते हैं एलिंगम डायग्राम। इसका पर्पस, इसका मतलब क्या है कि क्यों हम ये ग्राफ बना रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। तो एलिंगम डायग्राम आपका बेसिकली दो यूज़ के लिए या दो पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है कि एलिंगम डायग्राम की मदद से हम बताते हैं कि रिएक्शन आपकी फिजिबल है या नहीं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस, आपकी रिएक्शन फिजिबल या स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये कैसे बताएंगे हम, डेल्टा जी और टी का ग्राफ देखकर। दूसरी चीज़ क्या बताएंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम रिएक्शन में इस्तेमाल करें, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम किसी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करें, ये भी हम एलिंगम डायग्राम की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बताते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। इस ग्राफ में तीन चीज़ दे रखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और कार्बन। जो पहली लाइन है, पहले जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है जो कि नीचे की तरफ जा रही है, इसमें कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। दूसरी लाइन में कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और तीसरी लाइन में कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। आपको इसमें बताना है कि कौन सी लाइन शो करेगी कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है, डेल्टा जी और टी का ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर कौन सी लाइन है जो आपको बताएगी कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस या फिजिबल है या नहीं। स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल ये दोनों एक ही चीज़ होती है, आप स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं, फिजिबल भी बोल सकते हैं। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे, आपको पता है डेल्टा जी अगर आपका लेस देन 0 है तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है,
या फिजिबल बोल दो। डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल, और डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो है तो रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, ये तीन चीज आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल की हेल्प से। अब ये रिएक्शन आप ध्यान से देखिए, पहली जो लाइन है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रहा है उस लाइन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा है, धीरे 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 कम होती जा रही है। यानी डेल्टा जी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, इनिशियली कुछ ज़्यादा है, फाइनली कम है। मैंने मान लीजिए इनिशियली वैल्यू कुछ ले ली आपकी 10, फाइनली यहाँ पे इस पॉइंट पे आके आपकी वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो डेल्टा जी कितना आएगा, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या आएगा 6 माइनस 10, जो कि आ गया माइनस का 4। नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, नेगेटिव आ गया ना, यानी कि हम कह सकते हैं इस ये जो लाइन है आपकी फर्स्ट वाली, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल होगी, किसके लिए, फर्स्ट वाली लाइन के लिए। तो यहाँ पे आंसर में आप लिख लेंगे फर्स्ट वाली रिएक्शन, यानी कि सी से जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है ये आपका फिजिबल है, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस, कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा सेकंड वाली लाइन में देखिए सी से CO2 जो बन रहा है, तो फर्स्ट सेकंड वाला देख लीजिए, सी से CO2 जो बन रहा है, ये बताइए स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। इसमें ध्यान से देखिए डेल्टा जी की जो वैल्यू वो कांस्टेंट है, यानी डेल्टा जी जीरो आ रहा है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस केस में रिएक्शन आपकी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी इक्विलिब्रियम में है, जीरो पे क्या होता है इक्विलिब्रियम, रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, थर्ड लाइन में देख लीजिए, इसमें जी डेल्टा जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि पॉजिटिव वाला केस है ये। तो थर्ड वाले में CO से जो CO2 बन रहा है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस पता लगाने का तरीका, किससे, एलिंगम डायग्राम से। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ग्राफ गिवन होगा, आपको बताना होगा कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो आप कैसे बताएंगे, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, ये देख लेना। ग्राफ बेसिकली नीचे जाता है तो हमेशा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ऊपर जाता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में आयरन ऑक्साइड, यानी कि हम आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, लेकिन किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से करें, कार्बन से करें, या नीचे वाले कार्बन से करें। यहाँ पे दो कार्बन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनमें से कौन सा हम इस्तेमाल करें आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली देखना है कि कौन सा लाइन या कौन सा ग्राफ आपका आयरन ऑक्साइड से नीचे की तरफ है। ठीक है, तो जो ग्राफ आपका आयरन ऑक्साइड से नीचे की तरफ होगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कैसे देखना है हमें, हम हमेशा जो टेम्परेचर है आपका लो होना चाहिए, यानी कि ये ग्राफ देखेंगे लेकिन लो टेम्परेचर पे, यानी कि जहाँ पे मीट कर रहा है उससे पहले। तो इधर एक लाइन खींच लेते हैं हम टेम्परेचर की, ये मान लीजिए ये लो टेम्परेचर है, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, जो लाइन है आपकी लो टेम्परेचर की लाइन है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका बहुत कम है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे आगे इस तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा। तो एट लो टेम्परेचर यहाँ पे हमने देखा जो आयरन ऑक्साइड की लाइन थी, इससे नीचे जो कौन सी लाइन आ रही है वो है आपकी CO से CO2 बनने वाली, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाली, ये वाली लाइन, ये आपका आयरन ऑक्साइड से नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका इस्तेमाल होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि हम कार्बन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। क्यों करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्राफ में अगर लाइन आपकी नीचे है लो टेम्परेचर पे तो हम वही रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल करेंगे। अब इस सवाल में आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर हम हाई देखें उस केस में हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे मान लीजिए इस लाइन पे मैं अगर देखूँ, यहाँ पे टेम्परेचर है आपका कुछ T2, ठीक है, T1 बहुत कम है, T2 बहुत ज़्यादा है। T2 पे जब मैंने देखा तो सबसे नीचे लाइन मेरी आ रही थी ये वाली कार्बन वाली, तो T2 के केस में जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा
कार्बन वाला, ये लास्ट वाला कार्बन, सबसे नीचे वाला कार्बन, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे वेरी करेगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी वेरी उसी तरीके से वेरी करेगा। तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, नीचे वाला। लेकिन T1 लेना है या T2 लेना है, यहाँ पे एक सवाल आपका और पूछ सकते हैं कि हम T1 टेम्परेचर की चीज़ माने या T2 टेम्परेचर की चीज़ माने। तो आपको यहाँ पे केवल और केवल T1 की ही बात माननी पड़ेगी। क्यों? इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि जब हम T2 टेम्परेचर की बात करेंगे इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर काफ़ी हाई है, और हाई टेम्परेचर का मतलब होता है कि आपका कॉस्ट ज़्यादा लगेगा किसी भी प्रोसेस में, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर मतलब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो एनर्जी ज़्यादा देने का मतलब होता है कि कॉस्ट आपकी उस प्रोसेस में ज़्यादा लग रही है, पैसा आपका ज़्यादा लग रहा है। इसीलिए हम T2 टेम्परेचर की चीज़ नहीं लेंगे, हम T1 टेम्परेचर की चीज़ को ही देखेंगे। T1 पे आप देखिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का लाइन नीचे है, वही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करते हैं एलिंगम डायग्राम की हेल्प से। हमेशा टेम्परेचर देखना और हमेशा लो टेम्परेचर देखना, हाई टेम्परेचर कभी मत देखना। तो एलिंगम डायग्राम में ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अच्छे से अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिए, अदरवाइज मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेल व्हाट्सएप कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।